हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटोलॉजी। तो हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करें उसका वर्कआउट सीरीज। तो जनरली इस वर्कआउट सीरीज में आपको क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये पहले बात कर लेते हैं। तो वर्कआउट सीरीज में आपको एनसीईआरटी के इन डेप्थ क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी लाइन्स के क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू तीनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि और वीडियो हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम लोग दे सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड वर्कआउट सीरीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंक्रीज इन डैश एंड इंक्रीज इन डैश ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन ए मास एंड वेट, बी फीचर एंड नॉलेज, एंड सी मास एंड नंबर, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो बोल रहे हैं कौन सा दो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का जो इंक्रीज होने पे वो ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो डैश एंड डैश, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मास एंड नंबर। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये एनसीईआरटी लाइन का क्वेश्चन है। तो इस 1 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंक्रीज इन सेल नंबर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर रेफर्ड एज। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्सिक्यूनेस, बोथ ए एंड बी। ये भी हमारा एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने पढ़ाया भी है आपको लेक्चर्स के दौरान। तो इंक्रीज इन सेल नंबर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में दोनों होता है, मतलब ग्रोथ को भी बोलते हैं और रिप्रोडक्शन को भी बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, मैंने आपको लेक्चर्स में ये चीज़ बताया है। ये भी एनसीईआरटी लाइन था हमारा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्सिक्यूनेस। मतलब जितना लाइफ फॉर्म होता है सारा, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। तो ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर था नहीं, रिप्रोडक्शन में डिफाइनिंग फीचर नहीं था। ग्रोथ क्यों नहीं था, ग्रोथ इसलिए नहीं था क्योंकि वो इंट्रिंसिक ग्रोथ भी हो सकता है, मतलब बाहर से भी ग्रोथ हो सकता है, अंदर से भी ग्रोथ हो सकता है। तो लिविंग लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है जो स्टेराइल होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी डिफाइनिंग फीचर में नहीं आएगा। फिर तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हर एक लाइफ फॉर्म में होता है, हर एक लाइफ फॉर्म में। और कॉन्सिक्यूनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ऑल लाइफ फॉर्म का आंसर हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्सिक्यूनेस। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जनरली ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ये सब आ जाएगा। तो इसका जो है आंसर होगा वो कॉन्सिक्यूनेस हो जाएगा। मतलब रिस्पॉन्स टू टच या फिर कोई भी स्टिमुली हम लोग पे आ रहा है तो हम लोग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूनेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन वहीं अगर लाइफ फॉर्म्स का पूछेगा तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये दोनों एनसीईआरटी लाइन है, आपको अच्छे से मैंने पढ़ा भी दिया है। व्हाट इज लिविंग के अंडर के टॉपिक के अंदर में दोनों एनसीईआरटी लाइन्स है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ICBN स्टैंड फॉर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मार्क भी कराया था, ये एनसीईआरटी में भी है और ये मेंस 2007 में भी आया हुआ है। ICBN स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम विथ 2 कॉम्पोनेंट। साइंटिफिक नेम 2 कॉम्पोनेंट में लिखने के लिए कौन सा साइंटिस्ट दिया था, कार्लस लिनियस दिया था। यह एनसीईआरटी का लाइन है, 1993 में भी आया हुआ है। तो कार्लस लिनियस दिया था, तो कार्लस लिनियस आंसर हो जाएगा, ठीक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। बोल रहे हैं नॉमेनक्लेचर को कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा रूल के खिलाफ है, मतलब कौन सा ऑप्शन रूल को गलत डिनोट कर रहा है। पहला, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। सही है, लैटिन में नेम लिखा रहता है और उसको इटैलिसाइज करते हैं, मतलब थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं। when written by hand the names underline। जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ये भी रूल सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये नहीं होगा
क्यों, पहले आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करते थे जीनस एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। तो अब एक बी सी, आपको अगर सी नंबर नहीं भी कंफ्यूज भी है तो भी ए बी सी तो सही है, तो आंसर सी ही होगा। अब इसका रीज़न हम बता देते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स जो है वो एनी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये लैटिन ऑर्गेनाइज, लैटिन वर्ड से इसको डेराइव किया जाता है। तो लैटिन वर्ड जो है मतलब वो चेंज नहीं होता है किसी भी फॉर्म में। हाँ, उसको इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन लैटिनाइज्ड वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसको उसी नेम में लिखते हैं। हाँ, इंग्लिश लिख लो, हिंदी लिख लो, जैसे होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम है, उसको इंग्लिश में भी होमोसेपियंस ही लिखेंगे और हिंदी में भी होमोसेपियंस ही लिखेंगे, बस फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन बायोलॉजिकल नेम सेम रहेगा। तो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICZN, ये भी NCERT का क्वेश्चन है हमारा। ICZN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये भी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज सिस्टम नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, कौन सा साइंटिस्ट सिस्टम नेचर एज टाइटल ऑफ ए पब्लिकेशन यूज किया था, ये भी NCERT लाइन है, आपको मैंने सारा मेंशन कराया है लेक्चर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस, कार्लस लीनियस यूज सिस्टम नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो आ रहा है, सारा क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आ रहा है, सारा क्वेश्चन, एक भी पॉइंट मैंने मिस आउट नहीं किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फिलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, ये नीट 2003 में भी आया है और ये NCERT लाइन है। पहले आप बस पहला लाइन पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिनोट करता है। तो वो क्या था हमारा, बायोसिस्टमेटिक्स, मतलब सिस्टमेटिक्स जो हमने पढ़ा था, सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो बायोसिस्टमेटिक्स, ये भी मैंने लेक्चर में आपको कराया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस के द्वारा जो बायोलॉजिकल नेम लिखा गया था, सबसे पहले प्रोवाइड किया गया था मैंगो का। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और NCERT का भी है एग्जाम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका कार्लिन, मैग्नीफेरा इंडिका लेन या नन। तो इसका ऑप्शन होगा C, क्योंकि पहले क्या था, जीनस नेम, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, फिर साइंटिस्ट नेम। तो मैग्नीफेरा इंडिका लेन करेक्ट साइंटिफिक नेम है मैंगो का। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019 में आ चुका है और ये NCERT का लाइन है, आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्सॉन इज, टेक्सॉन क्या है, ये NCERT का भी लाइन है और 1992 में भी आया हुआ है और 1990 में भी आया हुआ है, 2 बार आ चुका है। तो टेक्सॉन, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन होगा 4th। अब क्यों होगा इसको मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसमें आपको डाउट हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये NCERT इन डेप्थ क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब NCERT इन डेप्थ ले लो, हाँ ले लो। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, मतलब देखिए टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर बहुत सारा रैंक आता था या फिर टेक्सॉन आता था। टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर जो भी रैंक आता था, जो भी चीज़ आता था टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर, जैसे हमारा क्लास हो गया, किंगडम हो गया, वो सबको टेक्सॉन ही बोलते हैं या फिर रैंक बोलते हैं, टेक्सॉन या रैंक। तो टेक्सॉन इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, इसीलिए एक्स का आंसर D होगा, अप्रोप्रिएट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज नीट 2003 एंड 1919 में आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या पूछेगा। तो बेसिक यूनिट क्या था, सबसे छोटा टेक्सॉन क्या था, स्पीसीज था, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो स्पीसीज से स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। अब बोल रहा है टेक्सॉन रैंक, टेक्सॉन या फिर रैंक इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, टेक्सॉन या फिर रैंक इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, कौन से ग्रुप का यूनिट होता है टेक्सॉन या रैंक। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले किया टेक्सोनॉमी का, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट है ये दोनों, ये चलो क्वेश्चन था ये वाला टेक्सॉन वाला और ये टेक्सॉन रैंक वाला, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझ। ये भी NCERT है, 1996 में भी आया हुआ है, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 1996, 1992, 1999, 3 बार ये क्वेश्चन आया है टेक्सॉन वाला, इसीलिए टेक्सोनॉमिक यील्ड्स इंपॉर्टेंट होता है, को मैंने बताया भी है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। बोल रहा है कि जीनस के कंपैरिजन में कौन सा लेस जनरल कैरेक्टर है। NCERT डेप्थ क्वेश्चन है, NCERT 2001 में भी आया हुआ है। आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसमें आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल
इन कैरेक्टर एज कंपेयर्ड टू जीनस। देखिए जीनस से तुम्हारा लेस जनरल किस में आएगा, मतलब जनरल मतलब क्या होता है कि सबको एक ही कैटेगरी में ले लेना, ठीक है, लेकिन जीनस के लो कौन आएगा, लो लेस जनरल कौन आएगा, तो स्पीसीज आएगा। क्यों स्पीसीज क्यों आएगा, देखिए आपको और क्लियरिफाई कर देते हैं। स्पीसीज में क्या होता है कि हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को और पार्टिकुलरली देख सकते हैं। जैसे स्पीसीज में आ जाएगा आपका लायन अलग हो गया, लियोपार्ड अलग हो गया, लेकिन वही अगर स्पीसीज से ऊपर जाएंगे जीनस, तो एक ही जीनस में दोनों आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा लेस जनरल हो जाता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे स्पीसीज जीनस, उसके ऊपर गए, जैसे मान लीजिए क्लास गए, तो क्लास में और लेस जनरल हो जाएगा। मतलब ऊपर में जनरल मतलब कॉमन कैरेक्टर तो आपको कम मिलने लगेगा। जैसे हम लोग पढ़े भी हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल पूछ रहा है, लेस जनरल इन कैरेक्टर कंपेयर, जीनस के कंपैरिजन में लेस जनरल कौन है, तो स्पीसीज होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जनरल कैटेगरी नहीं है, इसमें कॉमन कैरेक्टर, इसको हम आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं स्पीसीज में, लेस जनरल नहीं है कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज डैश फैमिली डैश, इसको आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। आपको हम बोले भी थे ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। स्पीसीज के बाद क्या आएगा, स्पीसीज के बाद जीनस आएगा, जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर, उसके बाद क्लास फाइलम डिवीजन किंगडम। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, बोल रहा है जैसे अगर हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, एनसीईआरटी लाइन। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे किंगडम, स्पीसीज से किंगडम में, तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज। ये लाइन है आपका एनसीईआरटी का, मैंने मार्क भी कराया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्क्यूडाई, नीट 2021। वो टेबल वाला जो था, आपको मैंने बोला था टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो पूछ रहे कौन सा ऑर्गेनिज्म फैमिली मस्क्यूडाई के अंदर में आता है, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ओपर। इसका सिंपल सा ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली मैच, बोला कौन सा टर्म करेक्टली मैच है, ठीक है। जीनस को प्रिमिटा बोलते हैं, मतलब जीनस प्रिमिटा होता है, ऑर्डर होमिनिडी होता है, ऑर्डर टाइप 13 होता है, क्लास पोइल्स होता है, पोइलिस, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है हमको, क्लास को पोइलिस समझे। तो बोल रहे कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली मैच, मतलब ये आपको बताना है कौन सा टर्म जो करेक्टली मैच। जैसे जीनस के बाद क्या लिखा है, प्रिमिटा लिखा है, ठीक है, तो प्रिमिटा जीनस के अंदर आता है, या फिर ऑर्डर है होमिनिडी ऑर्डर के अंदर आता है, नहीं। देखिए जीनस तो प्रिमिटा में होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको टेबल में आपने साफ साफ अगर याद किया अगर टेबल, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं। ऑर्डर हमारे क्या है, सॉरी प्रिमिटा हमारा ऑर्डर है, ठीक है, और होमिनिडी किसके अंदर आता है, होमिनिडी हमारा अंदर आ जाएगा फैमिली के अंदर, होमिनिडी फैमिली के अंदर आ जाएगा, और ऑर्डर टाइप 13 सही है, ये करेक्ट टर्म है। और क्लास जो है पोइलिस, ये मेरे ख्याल ऑर्डर के अंदर आएगा, करेक्ट है, ऑर्डर के अंदर आएगा, आप चेक भी कर लेना, लेकिन ये ऑर्डर के अंदर ही आएगा। पोइलिस हमारा ऑर्डर के अंदर आएगा, प्रिमिटा जो है हमारा ये भी ऑर्डर के अंदर आएगा, और होमिनिडी जो है हमारा, ये होमिनिडी आएगा हमारा फैमिली के अंदर। तो ये 1 2 तीनों टर्म गलत है, लेकिन ऑर्डर गलत है। ये टेबल से क्वेश्चन है, आपको टेबल आप देखोगे तो टेबल से आप इजिली क्लासीफाई कर सकते हो। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। नीट 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये बताना है। ए म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल होता है। बी, की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट होता है एंड स्पेसिमेन। एंड डी, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। तो इसमें सबको बताना है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, मतलब कौन करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है जनरली। हाँ करेक्ट नहीं है कौन सा आपको ये बताना है, तो बताइए। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट हम लोग को सही बता रहा है। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ये भी सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, हर्बेरियम में ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व होता है, ये भी सही है। म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यूजियम में जो है
हमारा वो कलेक्शन ऑफ प्लांट सिर्फ फोटोग्राफ्स पे नहीं होता है, वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ उसके स्पेसिमेन रखा जाता है, प्रिजर्व करके किसी जार में या फिर किसी कंटेनर में उसको हम लोग रखते हैं। तो सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं रहता है, वहाँ पे एक्चुअल में उसका एनिमल का स्पेसिमेन या फिर प्लांट के स्पेसिमेन वहाँ पे कंजर्व करके रखा रहता है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, मतलब हर्बेरियम सीट में जो हर्बेरियम सीट था जो उसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन आता था 5 इन्फॉर्मेशन, तो उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम या हाइट ऑफ प्लांट। तो डेट ऑफ कलेक्शन तो था, नेम ऑफ कलेक्टर भी था, लोकल नेम भी था, लेकिन हाइट ऑफ प्लांट नहीं था। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछा डज नॉट कैरी और डज नॉट, हाइट ऑफ द प्लांट का इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता है वो। फिर बोल रहा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ये भी। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये हमारा लखनऊ में, एनसीईआरटी का लाइन है ये भी। इसके बाद ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर की इज रॉन्ग, की के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? एनसीईआरटी का लाइन है आपका ये। कीज आर बेस्ड इन जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ये तो सही है। विच ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, ये भी सही है। की आर एनालिटिकल इन नेचर, ये भी सही है। तीनों एनसीईआरटी का लाइन है, आपको एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और मैंने पढ़ाया भी है। की इज नॉट ए टेक्सोनॉमिकल एड, ये फॉल्स है। की इज ए टेक्सोनॉमिकल एड होता तो सही होता, लेकिन नॉट लगा दिया है, नॉट लगा दिया है मतलब ये गलत हो जाएगा। देखिए ऐसा ही करता है, नीट में भी बस नॉट लगा देगा, ईफ लगा देगा, तो वहाँ पे हम लोग को कन्फ्यूज़ करने का पूरा ट्राई करता है। तो आपको जो भी गलती करना है यहाँ गलती कर लो, नीट एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है। प्लांट फैमिली कॉनवोल्वुलेसी कम अंडर विच ऑर्डर, फैमिली जो है कॉनवोल्वुलेसी कम अंडर विच ऑर्डर, किस ऑर्डर के अंदर में आता है? प्रिमिटा, डाइप्टेरा, पॉइलीज, पॉलीमोनियल्स। ये पॉलीमोनियल्स है। मैंने आपको जो एक सीट भी प्रोवाइड किया है इसका टेलीग्राम चैनल पे पॉलिनोमियल्स में, मैंने पूरा बना के ये दिया था। तो इससे क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ सकता है एनसीईआरटी के थ्रू, कि पूछ लेगा कॉनवोल्वुलेसी किस ऑर्डर के अंदर आता है, तो पॉलीमोनियल्स। उसी तरह और भी आपसे उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैंने आपको एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से डिस्ट्रैक्ट करके मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया। आप चाहो तो खुद से भी नोट्स बना सकते हो, बट मैंने वो जो भेजा है अगर आप उसको भी लिख लोगे तो वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रॉन्गली एक्सप्लेन, बोल रहा है कौन सा टर्म रॉन्गली एक्सप्लेन किया हुआ है? पहला फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, पहला ही गलत है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर के लिए, प्लांट्स के लिए यूज होता है। यहाँ लिखा है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। चलिए और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। मैनुअल्स, नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, ट्रू। मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, ये भी ट्रू है। म्यूजियम, स्पेसिमेन प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ये भी सही है। ये सब ये मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ, फ्लोरा, ये सब आपका एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ का है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा फ्लोरा। अगर यहाँ प्लांट्स रहता तो ट्रू हो जाता, लेकिन रॉन्गली एक्सप्लेन बोल रहा है, तो फ्लोरा किसके लिए एक्सप्लेन करता है? प्लांट्स के लिए, इसीलिए गलत हो गया। ये भी एनसीईआरटी का लाइन था। अब ये क्वेश्चन नीट 2007 का है और एनसीईआरटी डेप्थ क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। बोला लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में अनएक्सेप्शनली कौन सा अंतर है, दोनों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो 4 ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना पड़ेगा। पहला इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक। दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू टच। तो देखिए सारा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ेगा। अनएक्सेप्शनली, पहला इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी इंटरेक्शन शो कर सकता है, ठीक है। अब पूछोगे कैसे? तो ना इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में, जैसे आप एग्जांपल ले लो कोई भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी प्लास्टिक लो, प्लास्टिक में आप अगर गर्म पानी डालोगे तो वो भी इंटरेक्शन शो करेगा। वो भी अगर प्लास्टिक है तो वो सुगड़ जाएगा, पिघल जाएगा। तो एक तरह से इंटरेक्शन शो कर रहा है वो इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं करता है। कोई कपल होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कोई एनिमल होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में भी होता है, लेकिन एक्सट्रेंसिक तरीके से होता है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो उसका ग्रोथ हो रहा है, एक्सट्रेंसिक हो रहा है लेकिन हो रहा है, तो ये भी अनएक्सेप्शनली नहीं होगा। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। एप्रोप्रिएट आंसर इसका डी होगा। आई होप सब क्लियर होगा इस क्वेश्चन को लेके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज, ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी है मतलब, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब इन डेप्थ क्वेश्चन है, नीट 2005 का, इसलिए मैंने ले लिया। प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन एब्जॉर्ब ट्रॉपिकल प्लांट देयर, ऑलो एक से टू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म एंड प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट लाइफ। क्या पूछ रहा है? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या मिलेगा? प्लांट मिलेगा। सबसे पहले याद रखिए। प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा। प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, ये भी नहीं होगा। वन कैन एब्जॉर्ब ट्रॉपिकल प्लांट देयर, ट्रॉपिकल प्लांट वहाँ नहीं उगेगा। और अलाउ एक से टू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, जर्मप्लाज्म मतलब कोई भी फ्लावर है, किसी भी सीड को बचाना, उसको उगाना, वही तो अंदर आता है बोटेनिकल गार्डन के अंदर। जैसे रोज़ का स्पीसीज है, उसका रोज़ का स्पीसीज को प्लांट लगा के उसको हम वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, ट्यूलिप का, रोज़ का, चाइना रोज़ का, अलग अलग तरीके से। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे लिविंग वर्ल्ड का सारा क्वेश्चन। मैंने सारा टॉपिक्स लगभग क्लियर कर दिया है PYQ के साथ। आई होप सो आपको भी सारे क्वेश्चंस क्लियर होगा। अब चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, लेक्चर भी कंप्लीट करा दिया है मैंने, एंड सारा क्वेश्चन सीरीज भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।